Good afternoon, good afternoon, good afternoon. A very good afternoon to all. Surjit, Dipanjali, Shashank, Rahul, Sarthak, Sachin, Sonu, Rudra, Ayush, Saket, Kirti, Nikhil, प्रवीण, राधिका, सुमन, रितेश यादव, जितेश, राहुल। क्या हाल है भैया आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। हाँ जी। तो स्वागत है आप सभी का इस रीजनिंग स्पेशल बैच में। और जैसे कि आप जानते हैं कि ये एसएससी प्रथम बैच भी है और रीजनिंग स्पेशल बैच भी है। और कल हमने एक बड़ा प्यारा सा टॉपिक शुरू किया था, डाइस। और बहुत ही मजेदार तरीके से हम उसको पढ़ भी रहे हैं। देख रहे हो कमेंट्स की स्पीड? बच्चे कहते हैं ना, सर रिप्लाई नहीं दे रहे हो, मेरे कमेंट्स का रिप्लाई नहीं दे रहे हो। अब बताओ कैसे रिप्लाई दे इस भीड़ के अंदर है। ये स्पीड होती है। कभी कई बार बोलते होंगे ना, मेरा तो नाम ही नहीं ले रहे हो, मेरा तो कमेंट्स नहीं पढ़ रहे हो। अगर मैं अब बच्चों के रिप्लाई दूं कमेंट्स पढ़ के, तो पढ़ाएंगे कब हम? तो इसीलिए बहुत छोटे छोटे थे। चलिए, तो आज हमारे बीच में है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम आपको हमेशा रियल मोटिवेशन देते हैं, ना कि रील मोटिवेशन। है ना, कभी कोई शेर व शायरी नहीं सुनाते हैं, क्योंकि वो रियल मोटिवेशन होता है। हम रियल मोटिवेशन देते हैं। रियल मोटिवेशन का मतलब है वो बच्चे जो आपकी भीड़ से निकलकर, है ना, आपकी भीड़ से निकलकर यहाँ तक पहुंचे हैं, जिन्होंने सिलेक्शन लिया है, जो कुछ दिन पहले आपके साथ बैठकर तैयारी कर रहे थे, लेकिन आज आप लोगों के साथ उठकर थोड़ी सी मेहनत कर कर यहाँ पहुंचे हम। तो मैं बुलाना चाहूंगा एक एक करके। आ जाओ। क्या नाम है आपका? कनक। कहाँ से? गंगापुर सिटी। देखो, हमारे बीच में है कनक, गंगापुर सिटी, राजस्थान से। और इन्होंने पोस्ट हासिल करी है ऑडिटर। ठीक है, ऑडिटर इन्होंने पोस्ट हासिल किया, सीजीएल में इनका सिलेक्शन हुआ है। सेकंड जो बच्चे हैं हमारे सामने, सचिन शर्मा। ये है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है। और ये कहाँ से है? करौली, राजस्थान से। बहुत बढ़िया। इन्होंने इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट हासिल की है सीजीएल में इसी बार। एक और बच्चे हैं हमारे बीच में, शुभम सिंह, और ये आ रहे हैं कानपुर से। और इनकी पोस्ट है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। तो ये भी भैया इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हैं। ये दोनों भाई इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हैं, वो ऑडिटर हैं। ये इन तीनों बच्चों का सीजीएल में सिलेक्शन हुआ है। और ये अभी अभी जस्ट करिएबल पहुंचे हैं। तो हमारी क्लास शुरू होने वाली थी, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा आप लोगों से इनकी मुलाकात कराते हैं, ताकि आप लोग भी इनको देख के थोड़ा सा मोटिवेट हो जाओ। है कि यही वो चेहरे थे जो अभी कुछ दिन पहले आप लोगों के साथ बैठ के पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन और अच्छी बात यह है, इनका जो सिलेक्शन है वो सेकेंड अटेम्प्ट में है। और इन दोनों भाइयों का सिलेक्शन फर्स्ट अटेम्प्ट में है। पहले अटेम्प्ट में इन्होंने सिलेक्शन लिया। तो एक एक दो दो मिनट की एक बार स्ट्रेटेजी इनसे सुन लेते हैं कि भैया कैसे इन्होंने करियर विल ज्वाइन किया और तैयारी की, कुछ फायदा हुआ कि नहीं हुआ, या भाई बस। तो जो हमारे बच्चे बैठे हैं, इनके अंदर भी ना थोड़ा सा वो आ जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ ये सही जगह पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे। तो भैया शुभम से मुलाकात करते हैं। सबसे पहले बताओ भाई शुभम अपने बारे में कुछ। सर मैं कानपुर उत्तर प्रदेश से हूँ। वॉल्यूम तेज कर। कानपुर उत्तर प्रदेश से हूँ और मैंने सबसे पहले बैच 2021 में ज्वाइन किया था। मैथ्स गगन सर से ज्वाइन किया था और रीजनिंग पीयूष सर से ज्वाइन किया था। और इन दोनों के अलावा मैंने फिर और कुछ तीसरा सोर्स फॉलो नहीं किया है। जितना भी सर ने पढ़ाया, जितना भी बताया है, ब्लाइंडली उसको फॉलो किया है बस। और यहाँ तक कि मैंने पीवाईक्यूज भी सॉल्व नहीं किए थे, बस सब्जेक्ट वाइज मॉक लगाए हुए थे। जो पीवाईक्यूज सब्जेक्ट वाइज मॉक होते हैं ऐप में, बस उनको फॉलो किया था। और सर ने जितना पढ़ाया बस उनका रिवीजन किया है और बस ब्लाइंडली उनके नोट्स बनाए। और जितना भी था सारा रिवाइज करके उसके बाद मैंने पेपर दिया है। उसके अलावा और मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। पिछली बार मैंने 2023 में अपना प्री दिया था बट वो क्लियर नहीं हुआ। और ये मेरा सेकेंड अटैम्प्ट था। इसमें मेरे जो मेरी ड्रीम पोस्ट थी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, वो मुझे मिल गई है। और मेरी रैंक 271। थैंक यू सो मच। बढ़िया बढ़िया भाई, 271 रैंक है और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, और क्या चाहिए जिंदगी में? है बस अब एक इनको बढ़िया सी सुंदर सी वाइफ चाहिए है। हेलो, मेरा नाम सचिन शर्मा है। मैंने 2023 में मैथ का बैच लिया था और पीयूष पाटनी सर से रीजनिंग का बैच लिया था। और जीएस मैंने अभिषेक सुमन सर से पढ़ी है। ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो आप इनसे ही पढ़िए। मेरी रैंक थी 1630। और कॉपी पेस्ट। क्या होता है ना सर, रीजनिंग ना ऐसी सब्जेक्ट है उसमें जैसे कि अपन को क्या रहता है कि मैथ तो सबको पढ़नी होती है, जीके भी पढ़नी होती है, इंग्लिश भी पढ़नी होती है। अक्सर क्या है, अपन रीजनिंग को इग्नोर कर देते हैं कि यार ये तो हो जाएगा। लेकिन कम से कम आपको एक बार कंप्लीट सिलेबस करना ही होता है।
उससे क्या कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। और उसके बाद आप सिर्फ मॉक टेस्ट लगा लो, इनफ है। कोई सोर्स फॉलो नहीं करना आपको, एक बार कंप्लीट कोर्स करो आराम से, उसके बाद मॉक टेस्ट लगाओ। रीडिंग की सिर्फ यही। और बाकी मैथ पढ़ना पड़ेगा, जीके पढ़नी पड़ेगी, इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी, वो क्या याद करना। इंग्लिश इंग्लिश जयदीप सर से की थी, इंग्लिश जयदीप सर। एक एक और चीज, बस बच्चे बड़े परेशान रहते हैं चारों सब्जेक्ट की ना, एक 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 10-10 20-20 सेकंड की एक स्ट्रेटेजी बता दो कि तुमने वो सारे सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी क्या रही, चारों सब्जेक्ट की, ताकि बच्चों को थोड़ा सा आइडिया लग जाए। और जो आप कहना चाह रहे थे वो भी क्या? सर आपके लिए कहना चाहता हूँ, जैसे मैं आपका सिलेबस करता था, कोई भी टॉपिक पढ़ता था, तो जैसे जो भी डाउट मेरे मन में आ रहा होता था कि अगले 2-3 सवालों में ये डाउट आएगा, अगले 2-3 मिनट में आप अपने आप वो डाउट बोल देते थे कि बच्चों के मन में ये डाउट आ रहा होगा, और फिर वो आप खुद ही सॉल्व कर देते थे। तो कभी ऐसा डाउट रहा नहीं क्लास में कि ऐसे मन में कोई भी डाउट आया हो और आपने उसे क्लियर ना किया हो? ये चीज़ बहुत अच्छी लगती थी मुझे यही कमेंट नहीं करना पड़ता था किसी भी चीज़ यही के हम लिए। समझाते भी है कि जब हम लाइव पढ़ते हैं ना या रिकॉर्डेड पढ़ते हैं तो थोड़ा पेशेंस रखना जरूरी है। कभी कभी होता है कि एकदम हम बौखला जाते हैं डाउट आते ही, जबकि टीचर जो पढ़ा रहा है ना उसको पता है कि ये डाउट अगली बार में अगले 2-3 मिनट के अंदर मैं कई बार रिपीट कर दूंगा इस चीज को, और वो अपने आप आपका सॉल्व हो जाएगा। हम बच्चों से बोलते हैं बार बार कमेंट ना करो, क्योंकि ये हमारा एक्सपीरियंस है। हम यहाँ खड़े होकर आपको पढ़ा रहे हैं और आप लोग मुझे कमेंट देख रहे हैं, तो हमें पता है कि कहाँ कैसे डाउट्स आते हैं। यस तो सर। चलो, रीजनिंग की स्ट्रेटेजी हो गया, बाकी सब्जेक्ट की भी थोड़ी थोड़ी स्ट्रेटेजी बताओ। मैथ्स की स्ट्रेटेजी सर बताओ अपनी। मैथ्स के लिए मैंने गगन सर का बैच लिया था। हम्म। उनकी शीट्स मोर देन इनफ है, उसके लिए आप पीवाईक्यू भी नहीं करेंगे, मोर देन इनफ है। अगर किसी ने उनकी शीट्स बस लगा ली हैं, हम्म। प्रैक्टिस भी नहीं की, सिर्फ शीट्स लगा रहा है, उससे ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी भी एसएससी उनके लेवल अभी तक पहुंच ही नहीं पाया, जितना लेवल उनका है बिल्कुल भी रीच नहीं कर पाया है। और ओके। इंग्लिश मैंने हम्म। अपने आप से की थी सेल्फ, और जीके भी मैंने अपने आप से की थी। अच्छा, जीके और इंग्लिश आपने सेल्फ प्रिपेयर की जी। है, और कोई मतलब प्रैक्टिस वगैरह? ये सर जो ऑनलाइन मॉक टेस्ट होते हैं उनके मॉक्स लगाता था। जीके में मैंने बहुत सारी क्विज लगाई थी, मेन से पहले कम से कम 100-150 मैंने क्विज लगाई होंगी। अच्छा, जीके के क्विजेस बहुत हम्म, ज्यादा और रीजनिंग में भी मैंने प्रैक्टिस में अराउंड 423 मॉक लगाए थे पीवाईक्यू की। है। देख रहे हो, मतलब असली चीज है कि प्रैक्टिस, क्योंकि सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा, उसके बाद जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक काम नहीं चलेगा। जीएस के मूक लगाए थे आपने, हाँ? यस सर। जीएस में सर एक चीज़ कहना चाहूँगा, जैसे सब लोग मैथ रीजनिंग और इंग्लिश का जो अप्रोच लेके चलते हैं वो जीएस में भी अप्लाई करते हैं कि मुझे इसमें एकदम मास्टर बनना है। मेरे मेरे अंदर ये नहीं था। मुझे ये था कि जितना बेसिक कॉम्पिटिटिव वाली अप्रोच रखनी है, हाँ। जितना जो बच्चे बाकी करके आ रहे हैं कंपटीशन में, वो तो आपको करके आना ही है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसमें से आपको छोड़कर चले आए हो। तो वो वाली अप्रोच रख के आपको जीएस पढ़नी चाहिए। और बाकी 3 सब्जेक्ट में अगर आप पूरे में पूरा अटेम्प्ट कर रहे हो, जीके में अगर कंपटीशन वाला अप्रोच है आपका, तो सारे बेसिक चीज़ें हैं उनको अगर आप कंप्लीट करके जा रहे हो तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल होगा। यार देखो, मैथ में तो है ना, आपको एक बार सिलेबस पूरा करना है किसी भी टीचर से। मैंने खासकर राकेश सर से किया था। एक बार आप सिलेबस कंप्लीट कर लो, उसके बाद में आपको मॉक टेस्ट देना है, जितना हो सके उतना। और आपको ब्लाइंडली बिलीव करना होगा कि एक टीचर ने पढ़ाया है तो वो सिलेबस कंप्लीट है हमारा। क्योंकि सर 2-4% सिलेबस ऐसा होता है जो रह जाता है अपना, वो खाली सबके लिए रहता है, आपके लिए नहीं, वो सबके लिए रह गया है। तो आपको बिलीव करना है सबसे पहले कि हमने टीचर ने पढ़ाया है वो कंप्लीट है। उसके बाद मॉक टेस्ट दोगे आप, तो मॉक टेस्ट में सर कोई क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जो थोड़ा हार्ड है या फिर आउट ऑफ द बॉक्स है, तो उसको आप नोट कर सकते हो और सीख सकते हो। उसके बाद कुछ नहीं करना है मैथ में, एक बार सिलेबस कंप्लीट करना है। बाकी मॉक टेस्ट जितना आप हो सके उतना प्रैक्टिस बुक से कर लो, मॉक टेस्ट से कर लो, जैसे भी आप चाहो। और उसके बाद रीजनिंग में सिलेबस एक बार कंप्लीट करो, प्रैक्टिस करो, बस मैथ की तरह सेम। और इंग्लिश में आपको अक्सर क्या होता है, ग्रामर पढ़ते रह जाते हैं अपन कि ग्रामर ही पढ़नी है हमें। क्योंकि अक्सर क्या है, टीचर भी क्लास में सबसे पहले ग्रामर कराते हैं। तो ग्रामर तो अपन ने 150 क्लास ले ली, लेकिन जो आजकल रोल है वो खासकर वोकैब का और कॉम्प्रिहेंशन का रहता है। क्योंकि आप ग्रामर पढ़ लोगे ना तो 10 से 15 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, लेकिन 45 क्वेश्चन में से मिनिमम 25 क्वेश्चन आपके कॉम्प्रिहेंशन और वोकैब से हैं। तो आपको वोकैब में कोई भी बुक लेनी है। मैंने ग्रामर तो पढ़ी थी जयदीप सर से, उस समय क्या सर की बुक नहीं आई थी, तो मैंने ब्लैक बुक फॉलो करी थी। उसी बुक को आपको, एक बुक काफी है, आप 2-2 बुक 3-3 बुक लोगे कोई मतलब नहीं है। 95-99% मैटर सब में सेम है। तो आपको एक बुक फॉलो करनी है और उसी को रिवाइज करना है जितना हो सके। लिमिटेड सोर्स जितना रहेगा आपके पास, उतनी आपको सुविधा मिलेगी आगे जाने में, कॉन्फिडेंस रहेगा। वो है ना, आपने सुना है ना कि एक बुक को आप 10 बार कर लो, चाहे 10 बुक को एक बार कर लो, लेकिन एक बुक को 10 बार करने में ज्यादा उसका रिजल्ट ज्यादा आएगा, कॉन्फिडेंस बस उसी से आएगा। और सर जीके में ये है, जीके में आप, जीके बहुत वास्ट है, जीके आप कितना ही पढ़ लो, जीके में आप कह नहीं सकते लक फैक्टर काम आता है जीके में, ये इसको आप मना नहीं कर सकते। जीके में लक फैक्टर काम आएगा आपके। प्री में मेरे 180 सर 2 मार्क्स थे, तो उसमें मिनिमम 3 से 4 क्वेश्चन मेरे लक फैक्टर से सही हो गए थे। तो आप जीके का ये, जीके में आप टाइम फिक्स कर लो कितना देना है,
उससे कम नहीं देना, ज्यादा नहीं देना। तो जीके आप लिमिटेड टाइम दो, तो उससे जीके में जो है आउटपुट बहुत कम है। आप इनपुट कितना ही लगा लो, हो सकता है आउटपुट उससे भी कम आपको मिले। मेरे पास सबसे ज्यादा नोट्स जीके के हैं, लेकिन सबसे कम नंबर जीके में। तो जीके में आपको भाई सिलेक्शन आपको तीन हर स्टूडेंट का अपना अपना थोड़ा प्रोसेस होता है। को लेकर, जैसे कि आपने कहा कि कुछ किस्मत का भी गेम है, कुछ मेहनत का भी गेम है, तो वो सारी चीजें। और देखो, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, ये जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं, बच्चे होते हैं, जो हम आपके सामने इनको लेकर आते हैं और ये कुछ बातें बताते हैं, इट डजंट मीन कि आप उनको कॉपी पेस्ट कर लो। वो जो बातें बता रहे हैं वो सीखने के लिए हैं, वो तरीके बताते हैं, क्योंकि हर इंसान की कैपेबिलिटी अलग अलग है। भाई आपका पढ़ने का तरीका, आप जैसे आप भाई से आपसे पूछोगे कि ये इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बने, ये रात को कितने बजे तक पढ़ते थे, सपोज ये कितने बजे तक पढ़ते थे आप रात को? 1:30-2 बजे तक पढ़। अब ये रात को 2 बजे तक पढ़ते थे। अब आप कहोगे नहीं सर, मैं तो 11 बजे ही सो जाता हूँ और मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, लेकिन अब तो मैं भी 2 बजे तक पढ़ूंगा। तो ऐसा नहीं चलेगा। मतलब हर इंसान का कैलिबर अलग है। आप अपने आप को आइडेंटिफाई करो और उसके अकॉर्डिंग वर्क करो। हाँ, इनसे सीखने को जरूर मिलता है कि किस तरीके से चीजों को कर रहे थे, तो सीखना है, कॉपी पेस्ट नहीं करनी है चीजें। समझ रहे हो? तो ये आपको गाइडेंस देते हैं, और जो देखो हमसे बेहतर गाइडेंस ये ही दे सकते हैं, क्योंकि ये अभी अभी सिलेक्ट होकर आए हैं आपके बीच में। तो इनको पता है ये किस किस परेशानियों से जूझ रहे हैं, और ये आपकी भीड़ से निकले तो इनको ये भी पता है कि आप लोग क्या गलतियां कर रहे हैं। जैसे इन्होंने कहा कि मल्टीपल रिसोर्सेज कलेक्ट नहीं कर रहे, क्योंकि इनको पता है कि बच्चे क्या करते हैं, 10-10 बुक ले लेते हैं एक एक सब्जेक्ट की, और उसको एक एक बार भी नहीं कर पाते। इससे बढ़िया क्या है, किसी भी एक बुक को पकड़ो, उसको 10 बार लगाओ। बिल्कुल सही बात कही इन्होंने। तो यही छोटी छोटी चीजें जो हमें सीखने को मिलती हैं इनसे। अब एक बच्चा टाइम मैनेजमेंट पूछे जा रहा है इतनी देर से, इसीलिए मैं बता रहा हूं, अब इनका टाइम मैनेजमेंट अलग होगा, आप अपने अकॉर्डिंग टाइम को मैनेज करो। अच्छा, इन्होंने जीएस में मान लो 3 घंटे दिए, तो बट आप कितने घंटे दोगे ये सिर्फ आप ही बता सकते हो, कि आपको किस सब्जेक्ट को कितना समय देना है, ताकि आप उसमें बेहतर रिजल्ट ला सको। तो बता दी चारों सब्जेक्ट, आप और बताओ। देखो भैया, हम दोनों तो खास फ्रेंड है, तो इसने जो स्ट्रेटेजी बताई है वही दोनों की स्ट्रेटेजी है। कॉलेज से दोस्त थे, कॉलेज से दोस्त है, एक साथ तैयारी स्टार्ट की थी। हमने कोर्स लिया है, हम जितना ही पढ़ते थे ना, हाँ, फिर मॉक टेस्ट मॉक साथ साथ दिया है, बिल्कुल। जो इसने पढ़ा है वो मैंने पढ़ा है, जो मैंने पढ़ा है जो इसने पढ़ा है। और हमारा दोनों का बेटर से सेम रहा है। कंपटीशन जबरदस्त था हम दोनों के बीच में, फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया हमारा क्लियर। सर उसमें होता है ना कि कंपटीशन रहता है, आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, आज अगर मेरे 2 नंबर कम आए तो मैं सोचूंगा कि अगली बार मेरे 2 नंबर ज्यादा है, तो उससे क्या हेल्दी कंपटीशन हेल्दी कंपटीशन जरूरी भी है, बहुत जरूरी है। तो बहुत भाई जरूरी भी है। भाई ने जो कहा वो करने का, ऐसे ही करनी है तैयारी। चलो भाई, बहुत बहुत अच्छा लगा भाई। शुभम, सचिन और कनक, शुभम सचिन कनक से मिलकर बहुत बहुत अच्छा लगा हमें। बाकी आप लोग बैठो, है ना सर। बस 1 मिनट का टाइम देना मेरे को, इनके साथ एक फोटो और खिंचा लूं बच्चों के साथ। तो भैया यही है एक्चुअल में हमारे रियल मोटिवेशन। ये रियल मोटिवेशन नहीं है, ये रियल मोटिवेशन है कि बच्चे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन बन के आपके सामने आ रहे हैं, और वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन के सामने आ रहे हैं आपके, है ना।
तो यही एक्चुअली रियल मोटिवेशन है। आप कहते हो कि सर मैं मेरे को मोटिवेट कर दो, कुछ शेर व शायरी सुना दो, तो ये सब बेकार की बात है। शेर व शायरी ये तो एक दिन का मोटिवेशन है। चलिए साहब, तो कल हम लोगों ने जो चैप्टर शुरू किया था डेट वॉज डाइस, बड़ा ही मजेदार, इंटरेस्टिंग, शानदार, जानदार टॉपिक था, और उस टॉपिक को पढ़ के वास्तव में अल्टीमेट लेवल का मजा आ गया था। क्यों भाई? तो उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे आज भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से। याद करो बेटा कल का लेक्चर। कल मैंने आप लोगों को क्या बताया था? क्या बताया था कल? कि डाइस का क्वेश्चन जब भी हम एग्जाम में देख रहे होंगे, डाइस का क्वेश्चन भी हम एग्जाम में देख रहे होंगे, तो हमारे एग्जाम में कितने टाइप का क्वेश्चन हमें देखने को मिलेगा? सर पहला केस यानी कि सिर्फ 1 फिगर क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। दूसरा केस 2 फिगर क्वेश्चन। तीसरा केस मोर देन 2 फिगर क्वेश्चन, 2 से ज्यादा फिगर हो सकती है। चौथा केस ओपन फिगर। पांचवा लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। ये टोटल 5 केसेस बनते हैं। अच्छा, गलती से अगर मान लो 2 फिगर क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आया, तो 2 फिगर के अंदर भी 3 केस बनेंगे। या तो दोनों फिगर में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, नो कॉमन, या फिर दोनों फिगर में एग्जैक्टली 1 कॉमन होगा या 2 कॉमन होंगे, है ना? तो ये टोटल, ये ओवरऑल, है ना? ये ओवरऑल क्या था? ये ओवरऑल था डाइस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। ये था डाइस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस, चौथा केस, पांचवा केस, और जो केस सेकंड है ना, उसके अंदर भी 3 केस बनेंगे। अच्छा, कल मैंने सबसे पहले आप लोगों को ना व्हाट इज स्टैंडर्ड और जनरल, मैंने आपको मानक क्या है और साधारण पासा क्या है ये समझाया था। तो स्टैंडर्डाइज वो डाइस होते हैं जिसमें हर दो अपोजिट सरफेस का सम कितना होता है? 7 होता है। जैसे 1 के अपोजिट 6, 2 के अपोजिट 5, 3 के अपोजिट 4। अच्छा, वो पासे जो कि स्टैंडर्ड नहीं है, जो मानक नहीं है, वो कौन से डाइस कहलाते हैं? वो कौन से पासे कहलाते हैं? साधारण पासे, यानी कि जनरल डाइस कहलाते हैं। वो कहलाते हैं हमारे जनरल डाइस, जो कि मानक नहीं होते हैं, जो स्टैंडर्ड नहीं होते हैं, वो होते हैं हमारे जनरल डाइस, वो होते हैं हमारे साधारण पासा। समझ रहे हो? वो होते हैं हमारे साधारण पासा, वो होते हैं हमारे जनरल डाइस। और इसके बाद व्हेन ओनली, हमने कल जो शुरुआत करी थी वो 1 फिगर क्वेश्चन से शुरुआत करी थी। अच्छा, 1 फिगर क्वेश्चन में क्या होगा? जो 3 सरफेस हैं वो हमेशा एक साथ रहेंगी, और इन तीनों के अपोजिट बाकी की 3 सरफेस हो सकती हैं जो कि दिख नहीं रही। कौन कौन सी नहीं दिख रही? 2, 4, 6। 2, 4, 6। अच्छा, इस क्वेश्चन है ना, इस वन फिगर में जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो किस पे डिपेंड करेगा? वो ऑप्शन डिपेंडेंट होगा। इस वन फिगर क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो किस पे डिपेंड करेगा? वो भैया हमारे ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन। अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन, ऑप्शंस के हिसाब से ही, है ना, ऑप्शंस के हिसाब से ही हमें बेस्ट चूज करना होगा। हमारा आंसर हर बार बदलता चला जाएगा 1 फिगर क्वेश्चन में। तो 1 फिगर क्वेश्चन के बाद हमने 2 फिगर क्वेश्चन शुरुआत करी। अच्छा, 2 फिगर में हमने नो कॉमन वाले क्वेश्चन किए थे, तो जो नो कॉमन वाले क्वेश्चन थे वो भी बेटा 1 फिगर की तरह ही सॉल्व होंगे। तो मैं 2 क्वेश्चन आप लोगों को देता हूं, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। ये 2 क्वेश्चन इसलिए देता हूं ताकि जो भी कुछ आपने कल पढ़ा है उसका एक बार रिवीजन हो सके। कल आपने 1 फिगर क्वेश्चन पढ़ा था, है ना, जो भी कुछ कल पढ़ा उसका फटाफट से मैं रिवीजन आपको करवा दूं, जल्दी से रिवीजन करवा दूं, है ना, जल्दी से। ठीक है। फाइंड द सरफेस विच इज अपोजिट टू ई। फाइंड द सरफेस विच इज अपोजिट टू ई। ई के विपरीत सतह ज्ञात कीजिए। ई के विपरीत सतह ज्ञात कीजिए। ई के विपरीत सतह ज्ञात कीजिए। पहला जो विकल्प है वो है ए, दूसरा है बी, तीसरा है एफ, और चौथा है इधर ए, बी और एफ। जो भी कुछ आपने कल पढ़ा है एक बार कल का रिवीजन हो जाएगा इन 2 क्वेश्चंस के जरिए। जो भी कुछ आपने कल पढ़ा फटाफट से कल का रिवीजन में करवा देता हूं, है ना। हाँ जी, 1, 2, 3। फाइंड द सरफेस विच इज अपोजिट टू, फाइंड द सरफेस विच इज अपोजिट टू 1। एक के विपरीत सतह ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है इधर 4, 5 और 6। और अगर मान लो यही क्वेश्चन में ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 2। एक और क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 10।
ताकि जो भी कुछ कल पढ़ा हमने उसका रिवीजन हम कर सकें इन 3 क्वेश्चन के जरिए, है ना। देर आर 2 डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ सिंगल डाइस आर गिवन। एक ही पासे की 2 अलग अलग सतह हमारे सामने है। एक ही पासे की 2 अलग अलग सतह हमारे सामने है। पहली बार जब हमने डाइस को देखा तो मुझे नंबर्स जो दिखाई दिए वो दिखाई दिए। पहली बार जब मैंने डाइस को देखा तो मुझे नंबर्स दिखाई दिए 2, 4, 6। दोबारा से जब इस पासे को देखा तो मुझे नंबर्स दिखाई दिए 1, 3, 5। क्वेश्चन ये पूछा है फाइंड द सरफेस विच इज अपोजिट टू 1। एक के विपरीत सतह ज्ञात कीजिए। इधर एक के विपरीत सतह ज्ञात कीजिए, इधर 3 और 5, इधर 2 और 4, इधर 3 और 4 एंड इधर 2 और 5। हाँ जी, फाइंड द सरफेस विच इज अपोजिट टू 1। फटाफट से बेटा कल जो भी कुछ पढ़ा उसका रिवीजन कर लो फटाफट से। कल जो भी कुछ पढ़ा उसका रिवीजन कर लो फटाफट से। हाँ जी, कल तुमने जो भी कुछ पढ़ा उसका रिवीजन कर लो फटाफट से रिवीजन कर लो। हाँ जी, कम ऑन। जी बनाओ, जल्दी से बनाओ इन तीनों क्वेश्चन को। अच्छा, ये तीनों क्वेश्चन बेटा किस पे डिपेंड करेंगे? किस पे डिपेंड करेंगे सर? ये तीनों क्वेश्चंस डिपेंड करेंगे एग्जाम में ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं। बिना ऑप्शन के हम इस क्वेश्चन को नहीं बना सकते। बिना ऑप्शन के हम इस क्वेश्चन को नहीं बना सकते, है ना। डाइस जो डाइस चैप्टर है ये कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट चैप्टर है। और विदाउट पेन एंड पेपर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर कुछ ही सेकंड्स में दे सकते हो। विदाउट पेन एंड पेपर, है ना। चलिए साहब, अब हम चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। ये जो 3 लेटर है ए बी एफ, ये तीनों लेटर हमेशा एक साथ रहेंगे। ये जो 3 लेटर है ए बी एफ, ये तीनों लेटर हमेशा एक साथ रहेंगे। और इन तीनों लेटर के विपरीत बाकी के 3 लेटर आ सकते हैं। बाकी के 3 लेटर कौन से हैं? सी, डी और ई। इन 3 लेटर के विपरीत बाकी के तीनों लेटर आ सकते हैं सी, डी, ई। समझ रहे हो? ए बी एफ के अकॉर्डिंग ए बी एफ के विपरीत क्या होंगे? सी डी ई। सी डी ई के विपरीत क्या होंगे? ए बी एफ। सी डी ई के विपरीत क्या होगा? सी डी ई के विपरीत क्या होगा? ए बी एफ, है ना। हमसे क्या पूछा? फाइंड द लेटर विच इज अपोजिट टू ई। ई के विपरीत क्या है? तो भैया ई के विपरीत ए बी एफ में से कुछ भी हो सकता है। ई के विपरीत ए बी एफ में से कुछ भी हो सकता है। भाई ए बी एफ के विपरीत होगा सी डी ई और सी डी ई के विपरीत ए बी एफ, तो ई के विपरीत ए बी एफ में से कुछ भी हो सकता है। याद है ना आपको? बहुत बढ़िया, है ना। चलिए नेक्स्ट, फाइंड द सरफेस विच इज अपोजिट टू 1। ये जो 1, 2, 3 है ये हमेशा एक साथ रहेंगे। ये जो 1, 2, 3 है हमेशा एक साथ रहेंगे। 1, 2, 3 के विपरीत बाकी के 3 नंबर हो सकते हैं 4, 5, 6। तो हमसे पूछा फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 1, तो इधर 4, 5 और 6, 4, 5, 6 में से कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर 4 ऑप्शन टिक करें, 5 टिक करें या 6, क्योंकि 1 के विपरीत कभी भी 2 तो हो नहीं सकता। अब हमारी मजबूरी है एक विकल्प को चूज करना, तो यानी कि इसको हम स्टैंडर्डाइज मानकर 1 के अपोजिट 6 कर सकते हैं। इसको हम स्टैंडर्डाइज मानकर 1 के अपोजिट 6 कर सकते हैं। बहुत बढ़िया।
अच्छा 246 135 नो कॉमन, ये तीनों नंबर हमेशा एक साथ रहेंगे और इन तीनों नंबर के विपरीत बाकी के तीनों नंबर हो सकते हैं। तो 246 के विपरीत क्या होगा, 246 के अपोजिट क्या होगा भैया, 246 के अपोजिट 135 में से कुछ भी आ सकता है, 246 के अपोजिट 135 में से कुछ भी आ सकता है। फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 1, ईदर 2 ईदर 4 और 6। 1 के अपोजिट हमसे पूछा, 1 के अपोजिट क्या है, तो ईदर 2 4 और 6, ईदर 2 4 और 6। 1 के अपोजिट कभी 5 नहीं हो सकता, 1 के अपोजिट कभी 3 नहीं हो सकता, 1 के अपोजिट कभी 3 और 5 नहीं हो सकता। ऑप्शन बी ईदर 2 और 4, ऑप्शन बी ईदर 2 और 4। तो मैं उम्मीद करता हूं ये तीनों ही क्वेश्चन को पढ़कर आपको कल की क्लास का रिवीजन हो गया होगा, कल जो भी कुछ सीखा था आपने वो आपका रिवाइज्ड हो गया। चलिए केस सेकंड हम लोग पढ़ रहे थे, केस सेकंड में हम नो कॉमन तो पढ़ चुके हैं, केस सेकंड में हम नो कॉमन तो पढ़ चुके। केस सेकंड क्या है बेटा, केस सेकंड है 2 फिगर्स क्वेश्चन, केस सेकंड है 2 फिगर्स क्वेश्चन, यानी कि वो क्वेश्चन जिसमें 2 आकृतियां दी होती हैं। तो 2 फिगर क्वेश्चन में नो कॉमन तो हम कर चुके हैं, है ना, 2 फिगर क्वेश्चन में नो कॉमन तो हम कर चुके हैं। अब चलते हैं हम 1 कॉमन पर, अब चलते हैं हम 1 कॉमन पर। भाई नो कॉमन तो हम कर चुके हैं, अब चलते हैं हम 1 कॉमन पर। जब डाइस की एक ही डाइस की 2 फिगर दी होंगी और दोनों फिगर्स में एग्जैक्टली एक सरफेस कॉमन होंगी, दोनों फिगर्स में एग्जैक्टली एक सरफेस कॉमन होंगी। क्वेश्चन नंबर 11, there are two different positions of a single dice are given, there are two different positions of a single dice are given। एक ही पासे की 2 अलग अलग सतह दी गई हैं। पहली बार पासे को देखा तो हमें दिखाई दिया 1 2 3, पहली बार पासे को देखा तो मुझे दिखाई दिया 1 2 3, और दोबारा से इस पासे को देखा तो मुझे दिखाई दिया 6 3 5। दोबारा से जब मैंने इस पासे को देखा तो मुझे दिखाई दिया 6 3 5, मुझे क्या दिखाई दिया 6 3 5। देर आर 2 डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ सिंगल डाइस आर गिवन। लव यू बेटा, लव यू भाई, लव यू। देर आर 2 डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ सिंगल डाइस आर गिवन। एक ही पासे की 2 अलग अलग सतह आपके सामने है। पहली बार पासे को देख रहे हो तो आपको दिखाई दे रहा है 1 2 3, दोबारा से पासे को देख रहे हो तो आपको दिखाई दे रहा है, देखो मैं आपको समझाता हूं इस फिगर के थ्रू। जब आपने पहली बार डाइस को देखा तो आपको दिखाई दिया 1 2 3, देखो लाइक दैट, ये आपको 1 दिखाई दे रहा है 1, ऊपर क्या दिखाई दे रहा है 2 2, राइट हैंड साइड पे क्या दिखाई दे रहा है 3 3। तो जब आपने पहली बार डाइस को देखा तो आपको दिखाई दिया 1 2 3 1 2 3, और जब आप दोबारा देख रहे हो तो आपको दिखाई दे रहा है 6 3 5। देखो 6 3 5 कैसे दिखाई दे रहा है, ये आपको 6 दिखाई दे रहा है, 6 दिखाई दे रहा है, ऊपर आपको 3 दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है, और राइट हैंड साइड में आपको 5 दिखाई दे रहा है। यानी कि ये जो 2 अलग अलग मैंने फिगर बनाई है ये इसी डाइस की 2 अलग अलग पोजीशन है। समझ गए ना प्रैक्टिकली। तो अब इस डाइस को हम सॉल्व कैसे करेंगे। देखो नो कॉमन ट्रिक में क्या था कि कोई भी नंबर किसी के भी विपरीत जा सकता है। नो कॉमन ट्रिक में ये तीनों संख्याएं बाकी की तीनों संख्याओं के विपरीत हो सकती हैं। लेकिन 1 कॉमन ट्रिक एक स्पेशल ट्रिक है। 1 कॉमन ट्रिक एक स्पेशल ट्रिक है जहां आप एग्जैक्ट डेफिनेट आंसर दे सकते हो। पता है कैसे दे सकते हो। 1 कॉमन ट्रिक में क्या करना है, जो नंबर कॉमन है उसको ऊपर नीचे लिख लो, जो नंबर कॉमन है उसको ऊपर नीचे लिख लो, जैसे कि 3 3 को ऊपर नीचे लिख लिया। और कॉमन नंबर से ना आपको ना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन समझते हो, क्लॉकवाइज इन द डायरेक्शन ऑफ क्लॉक, जैसे हमारी घड़ी चलती है क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा। तो हमें घूमना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जो नंबर 3 कॉमन है उससे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमोगे तो बेटा 3 के बाद क्या आएगा 1, 3 के बाद क्या आएगा 1, 1 के बाद क्या आएगा 2। भैया आफ्टर 3 1 1 1 के बाद आएगा 2, तो हमने लिख लिया। और जो काम मैंने पहले फिगर में किया है एग्जैक्टली वही मुझे दूसरे फिगर में करना है। कॉमन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना है। तो बेटा 3 के बाद क्या आएगा 5, 5 के बाद क्या आएगा 6, 3 के बाद 5, 5 के बाद 6 आएगा। और ये जो दोनों नंबर एक दूसरे के ऊपर नीचे हैं एग्जैक्टली इस डाइस में यही नंबर से एक दूसरे के अपोजिट नंबर्स हैं। तो इस डाइस में बेटा 2 के अपोजिट क्या होगा 6, 6 के अपोजिट क्या होगा 2,
1 के अपोजिट होगा 5, 5 के अपोजिट होगा 1। अगर आपको विश्वास नहीं है तो मैं प्रूफ करके दिखाता हूं। जैसे कि ये फिगर था ना, 1 सामने 2 ऊपर 3 राइट हैंड साइड में, है ना, 1 सामने 2 ऊपर और 3 राइट हैंड साइड में, है ना, 1 सामने 2 ऊपर 3 राइट हैंड साइड में। दूसरी फिगर है बेटा 6 को सामने ले आओ, दूसरी फिगर में 6 को सामने ले आओ, 3 को ऊपर ले आओ, 3 को ऊपर ले आओ। तो राइट हैंड साइड में आपको क्या दिखेगा? राइट हैंड साइड में आपको 5 दिखेगा। दिखाई दे रहा है ना, 6 3 5 बिल्कुल दिखाई दे रहा है। अब मैंने आपको जो ट्रिक बताई है उस ट्रिक के थ्रू बेटा 2 एंड 6 अपोजिट टू ईच अदर, जरा चेक करते हैं क्या वास्तव में 2 और 6 एक दूसरे के विपरीत है। देखो ये 2 है ना, 2 क्या वास्तव में 2 के पीछे 6 है? जरा चेक करना। हाँ सर 2 के पीछे तो पक्का 6 ही है। कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर 2 के पीछे 6 नहीं है, 2 के पीछे तो 9 है। 9 बेटा ये 9 नहीं है, ये 6 ही है। वो उल्टा दिखाई दे रहा है तुम्हें, है ना। तो 2 के अपोजिट 6, 6 के अपोजिट 2। अच्छा क्या वास्तव में 1 के अपोजिट 5 है? जरा चेक करके देखना, क्या 1 के अपोजिट 5 है? ये 1 है। हाँ सर 1 के अपोजिट 5 है। हाँ वो 5 तुम्हें उल्टा दिखाई दे रहा है, लेकिन 1 के अपोजिट क्या है? 5। तो बेटा 3 के अपोजिट क्या होगा ये बताओ। अगर 2 6 अपोजिट है, 1 5 अपोजिट है, तो 3 के अपोजिट 3 तो नहीं हो सकता ना। 3 के अपोजिट 3 तो नहीं हो सकता। 3 के अपोजिट वो नंबर होगा जो 1 से लेके 6 तक यहाँ पे रह गया। कौन सा नंबर रह गया? 4। तो 3 के अपोजिट 4 होगा, 4 के अपोजिट 3 होगा। 3 के अपोजिट 4 होगा, 4 के अपोजिट 3 होगा। तो ये हो गए बेटा अपोजिट नंबर्स। ये हो गए हमारे अपोजिट नंबर। 2 एंड 6, 1 एंड 5 एंड 3 एंड 4 आर अपोजिट नंबर्स। समझ रहे हो? ये हो गए हमारे अपोजिट नंबर्स। तो ये है। अच्छा कुछ बच्चे कह रहे हैं सर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्यों घूमे? आप एंटी क्लॉकवाइज भी तो घूम सकते थे। आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी तो घूम सकते थे। आप बिल्कुल घूम सकते हो बेटा। कॉमन नंबर्स को ऊपर नीचे लिख लो। कॉमन नंबर्स को ऊपर नीचे लिख लो। आप दोनों में क्लॉकवाइज मत घूमो, आप दोनों में एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकते हो। जैसे 3 से एंटी क्लॉकवाइज घूमे 3 2 1, 3 से एंटी क्लॉकवाइज घूमे 3 2 1। अच्छा 3 से एंटी क्लॉकवाइज घूमो 3 6 5, 3 से एंटी क्लॉकवाइज घूमो 3 6 5। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमोगे ना तो आपको दोनों में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना पड़ेगा, ना कि सिर्फ एक में। तो 3 2 1 3 2 1, 3 6 5 3 6 5, और ये जो नंबर एक दूसरे के ऊपर नीचे हैं यही डाइस में एक दूसरे के अपोजिट नंबर्स हैं। तो आप दोनों कॉमन को एक दूसरे के ऊपर नीचे लिख के दोनों से क्लॉकवाइज भी घूम सकते हो या फिर दोनों में एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकते हो। तो वन कॉमन ट्रिक एक ऐसी ट्रिक है जिससे हम अपने प्रश्न का उत्तर एकदम एग्जैक्ट दे सकते हैं, एकदम एग्जैक्ट, without using any pen or paper. There are two different positions of a single dice are given. There are two different positions of a single dice are given. पहली बार जब हमने इस पासे को देखा तो हमें दिखाई दिया ए बी ई। दोबारा से जब मैंने इस पासे को देखा तो मुझे दिखाई दिया बी ई सी। क्वेश्चन ये पूछा है फाइंड द सरफेस ना if D is at if E is at bottom, if E is at bottom, then what will be at top? यदि यदि E निचली सतह पर है, यदि E निचली सतह पर है तब ऊपरी सतह पर क्या होगा? यदि E निचली सतह पर है तब ऊपरी सतह पर क्या होगा? यदि E निचली सतह पर है तब ऊपरी सतह पर क्या होगा? यदि E निचली सतह पर है तब ऊपरी सतह पर क्या होगा? बताओ फटाफट से।
विदाउट पेन एंड पेपर बता दोगे, विदाउट पेन एंड पेपर, न पेन की जरूरत पड़ेगी न पेपर की जरूरत पड़ेगी, और मुश्किल से 2 से 4 सेकंड लगेंगे आंसर देने में। चलिए भाई, बेटा विदाउट पेन एंड पेपर आप आंसर दे सकते हो, विदाउट पेन एंड पेपर। इफ ई इज एट बॉटम देन व्हाट विल बी ए टॉप। ये पता है क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहे हैं कि इफ ई इज एट बॉटम, यदि ई निचली सतह पर है तब ऊपरी सतह पर क्या होगा। तो बेटा सिंपल सा क्वेश्चन ये है, ये पूछना चाह रहे हैं फाइंड द सरफेस विच इज अपोजिट टू ई। तो जो ई के विपरीत है वो हमें पता लगानी है, और ई के विपरीत क्या है 2 सेकंड लगेंगे पता लगाने में। ई के विपरीत क्या है 2 सेकंड लगेंगे पता लगाने में। ई के विपरीत वो होगा जो लेटर दिख नहीं रहा है यहाँ पे। कौन सा लेटर नहीं दिख रहा? डी। तो बस खत्म। वैसे पूरा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? सर ई को ऊपर नीचे लिख लो, ई को ऊपर नीचे लिख लो, ई से क्लॉकवाइज ई ए बी, ई से क्लॉकवाइज ई ए बी, सेकेंड फिगर में ई से क्लॉकवाइज ई सी एफ, सेकेंड फिगर में ई से क्लॉकवाइज ई सी एफ। तो भैया बी और एफ एक दूसरे के अपोजिट हो गए, ए और सी एक दूसरे के अपोजिट हो गए, और ई के अपोजिट क्या होगा? डी, डी के अपोजिट होगा ई, है ना। तो वन कॉमन ट्रिक पढ़ के मजा आया कि नहीं आया? सबसे अल्टीमेट ट्रिक है कि नहीं है वन कॉमन ट्रिक? ये बताओ, सबसे अल्टीमेट ट्रिक है कि नहीं है वन कॉमन ट्रिक? हाँ, सबसे अल्टीमेट है वन कॉमन ट्रिक। तो तुमने सबसे पहले तो बेटा नो कॉमन ट्रिक सीखी जो कि कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट थी। फिर तुमने वन कॉमन ट्रिक सीखी। अच्छा, वन कॉमन ट्रिक में हमें ऑप्शंस की जरूरत नहीं है, यहां हम डेफिनेट आंसर देते हैं। अब तीसरी और लास्ट ट्रिक बची है, तीसरी और लास्ट ट्रिक बची है टू कॉमन ट्रिक। तीसरी और लास्ट ट्रिक बची है टू कॉमन ट्रिक, यानी कि जब, है ना, एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दी जाती हैं, व्हेन देयर आर टू डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ सिंगल डाइस आर गिवन। जब एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दी जाए। पहली बार जब आपने पासे को देखा तो आपको दिखाई दिया 1 2 3, और दोबारा से जब आपने इस पासे को देखा तो आपको दिखाई दिया 1 4 और 2। देयर आर टू डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ सिंगल डाइस आर गिवन। डी कहां से आ गया? एक बच्चा कह रहा है कि डी कहां से आ गया। बाबू डी यहां से आया है। ये जो लेटर्स प्रिंट है ना बाय डिफॉल्ट ए टू एफ, 6 अलग अलग अक्षर 6 अलग अलग सतहों पे प्रिंट है। ए बी सी डी ई एफ, 6 डिफरेंट सरफेसेस पे 6 डिफरेंट लेटर्स प्रिंट है, ए टू एफ, है ना, ए टू एफ। येलो में अच्छे लग रहे हैं भैया, सुन लिया तुमने, एक ही कमेंट को 100 बार कर दिया। पढ़ाई बढ़ाई में ध्यान नहीं है तुम्हारा, है? पढ़ लो यार, पढ़ लो। पढ़ लोगे तो सिर्फ अभी तो मैं तुम तो अभी सिर्फ तरस रहे हो कि सर हमारा कमेंट रीड कर रहे हैं, मेरा नाम पढ़ लें। अभी देखा था 3-3 बच्चे आए थे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन के, वो मेरे साथ खड़े थे, मेरे कंधे में कंधा मिला के, हैं। तो तुम्हें यहाँ खड़ा होना है ना मेरे पास आकर, तो उसके लिए तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। कमेंट्स करने से तुम नहीं आ पाओगे यहाँ पर। यहाँ पहुंचने के लिए तुम्हें एक्चुअल में पढ़ना पड़ेगा, है ना। तब तुम यहाँ पहुंचोगे सिलेक्शन लेने के बाद। और बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन ले लेके आ रहे हैं, पहले अटेम्प्ट में ही। आपने देखा भी होगा 2 बच्चे थे, पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन लिया दोनों, एक ने दूसरे में अटेम्प्ट में लिया है। समझ रहे हो? अब हम सीखते हैं टू कॉमन ट्रिक। अच्छा, टू कॉमन ट्रिक क्या कहती है? जो कॉमन नंबर्स है ना, देखो टू कॉमन ट्रिक पता है क्या कहती है? टू कॉमन ट्रिक कहती है जो कॉमन नंबर्स है ना, कॉमन नंबर्स, इन कॉमन नंबर्स को हटा दो। टू कॉमन ट्रिक कहती है कि कॉमन नंबर्स को हटा दो, जो नंबर बच गए, जो नंबर बच गए वो डेफिनेटली एक दूसरे के अपोजिट है। टू कॉमन ट्रिक कहती है कि इन कॉमन नंबर्स को हटा दो, जो नंबर्स बच गए वो डेफिनेटली एक दूसरे के अपोजिट है। कॉमन नंबर्स को हटा दो,
कॉमन नंबर्स को हटा दो, जो नंबर बच गए वो डेफिनेटली एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो 3 के अपोजिट 4 होगा, 4 के अपोजिट 3। और ये जो 1 और 2 है ना, ये जो 1 और 2 है, इनके अपोजिट वो नंबर्स होंगे जो कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे। कौन कौन से नंबर नहीं दिखाई दे रहे? 5 और 6। तो 3 के अपोजिट 4 होगा, 4 के अपोजिट 3 होगा, 1 और 2 के अपोजिट होगा 5 और 6, 5 और 6 के अपोजिट होगा 1 और 2। जैसे कि मैं आप, तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन है। जैसे मैं पूछूं 1 के विपरीत क्या है, तो आपका आंसर होगा या तो 5 होगा या 6 होगा। मैं पूछूं 2 के विपरीत क्या है, अपोजिट टू 2, देन योर आंसर विल बी ईदर 5 और 6। अपोजिट टू 3, ये कंफर्म आंसर है 4। अपोजिट टू 4, ये भी कंफर्म है 3। अपोजिट टू 5, your answer will be either 1 or 2. Opposite to 6, your answer will be either 1 or 2. भैया 6 के विपरीत क्या है, या तो 1 है या 2 है। तो 2 कॉमन ट्रिक में भी ना हमें कंफर्म आंसर नहीं मिलते हैं। 2 कॉमन ट्रिक में हमें कंफर्म आंसर नहीं मिलते हैं। ठीक है, देयर आर 2 डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ सिंगल डाइस आर गिवन। एक ही पासे की 2 अलग अलग सतह, आपको 2 अलग अलग स्थितियां दी गई हैं, और इस पासे की 6 अलग अलग सतहों पर 6 अलग अलग लेटर प्रिंट है फ्रॉम ए टू एफ। ए टू एफ, ए बी सी, है ना, बी डी सी। ये 6 अलग अलग सतहों पे 6 अलग अलग क्या प्रिंट है, 6 अलग अलग लेटर प्रिंट है, ए से लेके एफ तक। अब क्वेश्चन पता है क्या पूछा गया? क्वेश्चन पूछा गया फाइंड द लेटर विच इज अपोजिट टू बी। फाइंड द लेटर विच इज अपोजिट टू बी। बी के विपरीत, बी के विपरीत, बी के विपरीत पता करो अक्षर कौन सा है। ऑप्शन ए, बी के विपरीत क्या है? बी के विपरीत ई है, बी के विपरीत एफ है, बी के विपरीत ई और एफ है, या बी के विपरीत, या फिर बी के विपरीत क्या है? बी के विपरीत क्या है? ईदर ए और डी। फाइंड द लेटर विच इज अपोजिट टू बी। जल्दी से पता करो बी के विपरीत क्या है। ये क्वेश्चन भी ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन है। हाँ जी। अगेन देर आर 2 डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ सिंगल डाइस आर गिवन। फिर से एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां दी गई हैं। पहली बार पासे को देखा गया तो आपको दिखाई दिया 1 2 6, और दोबारा से जब मैंने इस पासे को देखा तो मुझे दिखाई दिया 6 5 1। देर आर 2 डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ सिंगल डाइस आर गिवन। और क्वेश्चन 1 से लेके 6 तक अलग अलग संख्या प्रिंट है अलग अलग सतहों पर। क्वेश्चन क्या पूछा है? फाइंड द सरफेस विच इज अपोजिट टू 3। 3 के विपरीत सतह ज्ञात कीजिए। 3 के विपरीत सतह ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। 3 के विपरीत सतह ज्ञात कीजिए। 3 के विपरीत क्या होगा? 3 के विपरीत होगा 2 या 5। 3 के विपरीत होगा 4 या 6। 3 के विपरीत होगा 1 या 4, और 3 के विपरीत होगा 1 या 6। फाइंड द सरफेस विच इज अपोजिट टू 3। जल्दी से सॉल्व करो इन क्वेश्चंस को।
हाँ जी। तो बेटा टू कॉमन ट्रिक क्या कहती है? टू कॉमन ट्रिक क्या कहती है? टू कॉमन ट्रिक, टू कॉमन ट्रिक में ये दो कॉमन है बीसी बीसी, इन दोनों कॉमन को हटा दो। तो बेटा ए के अपोजिट क्या होगा? डी होगा, और डी के अपोजिट क्या होगा? ए होगा। और ये जो लेटर बी और सी है, इनके अपोजिट पता है क्या होगा? लेटर बी और सी के अगेंस्ट होगा जो लेटर तुम्हें दिख नहीं रहे। कौन कौन से लेटर नहीं दिख रहे? ई और एफ। तो बी और सी के अपोजिट होगा ई और एफ, ई और एफ के अपोजिट होगा बी और सी। तो हमसे पूछा फाइंड द लेटर विच इज अपोजिट टू बी, तो बी के विपरीत बेटा या तो ई होगा या एफ होगा। बी के विपरीत या तो ई होगा या एफ होगा। बी के विपरीत या तो ई होगा या एफ होगा। बहुत बढ़िया सर। यहाँ पे 1616 कॉमन है, कॉमन कॉमन को हटा दो तो दो के विपरीत पांच होगा, पांच के विपरीत दो होगा, दो के विपरीत पांच, पांच के विपरीत दो। और ये जो एक और छह है, इसके विपरीत क्या होगा? सर जो नंबर दिखाई नहीं दे रहे कौन कौन से? तीन और चार। हमसे पूछा फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू थ्री, तो भैया तीन के विपरीत क्या होगा? तीन के विपरीत या तो एक होगा या छह होगा। तीन के विपरीत क्या होगा? तीन के विपरीत या तो एक होगा या छह होगा, है ना? तीन के विपरीत एक बार आयुष कुमार भैया, आयुष कुमार, अभिषेक कुमार, अंजलि शर्मा, राजन, सेव, पारुल, मोनू, निधि, बिट्टू, शिखा, दीप्ति, आलोक, व्याम। हाँ जी। चलिए स्पेशल से प्रथम में स्विच करना है। टेक्निकल टीम को कॉल करो, नहीं करेंगे तो बेटा लास्ट में बताना, क्लास खत्म होगी ना तो लास्ट में ये कमेंट करना, ताकि मैं आपका जो कमेंट है वो अपनी टेक्निकल टीम को ट्रांसफर कर सकूं। आपकी जो भी दिक्कतें हो ना, क्लास के आखिरी के 2 मिनट्स में बताया करो, ताकि उन कमेंट्स को रीड करके हम अपनी टेक्निकल टीम को ट्रांसफर कर सकें। ठीक है ना? हाँ जी। 15 नंबर क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर देते हैं। 1616 को हटा दो, 2 के अपोजिट 5, 5 के अपोजिट 2, और ये जो 1 और 6 है इसके अपोजिट वो नंबर्स होंगे जो 1 से लेके 6 तक दिख नहीं रहे। सर 1 दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है, 5 दिखाई दे रहा है, 3 और 4 नहीं है। तो 1 और 6 के विपरीत 3 और 4, 3 और 4 के विपरीत 1 और 6। हमसे पूछा फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 3, तो बेटा 3 के विपरीत 1 या 6 में से कुछ भी हो सकता है। तो मैंने आप लोगों को अभी तक जो कुछ सिखाया, 15 क्वेश्चन मैंने आपको कराए, है ना? 15 क्वेश्चन कराए ना आपको। जरा एक बार ना थोड़ी सी ना इन 15 क्वेश्चन की वो कर लेते हैं प्रैक्टिस, कि तुमने कुछ सीखा भी है कि नहीं सीखा। इन 15 क्वेश्चन की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, पता चल जाएगा तुमने इन 15 क्वेश्चन में कुछ सीखा है कि नहीं सीखा, है ना? इन 15 क्वेश्चन की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। अरे यार एक सेकेंड, फाइल भी ओपन नहीं है यहाँ पे। एक सेकेंड, फाइल थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं 15 क्वेश्चन की। हाँ जी चलिए। हाँ हाँ, डाइस के अपडेटेड पीवाईक्यू कराएंगे लास्ट में, क्यों नहीं कराएंगे बेटा? हर टॉपिक के अपडेटेड पीवाईक्यू। देखो आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी, टॉपिक जब फिनिश होगा तो आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी टॉपिक से रिलेटेड। पहली चीज आपको मिलेगी क्लास क्वेश्चंस की पीडीएफ, क्लास क्वेश्चंस की पीडीएफ जहां अनसॉल्व, क्लास क्वेश्चंस की पीडीएफ मिलेगी अनसॉल्व्ड। क्यों अनसॉल्व्ड? इसलिए होगी क्योंकि उसका जो सॉल्यूशन है वो मैं क्लास में करा चुका हूँ, जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस। उसके बाद मैं आप लोगों को दूंगा, इसके बाद मैं आप लोगों को दूंगा क्लास पीएनजी, तो आपको मिलेंगी क्लास पीएनजी जो इसका सॉल्यूशन होगा। फिर आप लोगों को देंगे हम एक प्रैक्टिस सेट, प्रैक्टिस सेट के बाद मैं आप लोगों को दूंगा डाइस चैप्टर का पीवाईक्यू सेट, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे। फिर मैं एक टेस्ट दूंगा एप्लीकेशन पर, टेस्ट ऑन ऐप। आप एप्लीकेशन पे डाइस का टेस्ट दोगे, फिर उस टेस्ट की पीडीएफ भी दूंगा विद सॉल्यूशन, टेस्ट की पीडीएफ भी मिलेगी। ठीक है,
ये आपको विद सॉल्यूशन मिलेगी, ये भी आपको विद सॉल्यूशन मिलेगी, ये भी आपको विद सॉल्यूशन मिलेगी, ये भी आपको विद सॉल्यूशन, ये सब कुछ आपको विद आंसर की एंड विद सॉल्यूशन मिलेगा, सिवाय क्लास क्वेश्चंस पीडीएफ के। लगा दो, है ना? सिर्फ क्लास क्वेश्चन पीडीएफ को छोड़कर बाकी सब आपको हर चीज बेटा विद सॉल्यूशन मिलेगी। ठीक है, तो 22 चैप्टर जब कंप्लीट होगा तो ये सारी चीजें आपको दी जाएंगी, चिंता मत करो। अब से जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट होता जाएगा, है ना, हर एक चैप्टर को इसी बेहतरीन तरीके से हम अपडेट करते चले जाएंगे। तो अब क्योंकि अब एप्लीकेशन पे सारे अपडेट वर्जन आ चुके हैं, अभी तक तो देखो एप्लीकेशन में थोड़ी सी ना प्रॉब्लम चल रही थी, है ना, अभी तक तो एप्लीकेशन पे थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही थी, जिसके कारण ये सारी चीजें आपको मिल नहीं पा रही थी। बट अब रेगुलर बेसिस पे ये सारी चीजें आपको टॉपिक वाइज मिलती रहेंगी, अब आपको परेशान नहीं होना है। चलिए, इस हिसाब से जो भी कुछ हमने 22 चैप्टर में सीखा है, जरा क्वेश्चंस के माध्यम से पता लगा लेते हैं, क्या हमने जो सीखा है वो सही सीखा है या गलत। क्वेश्चंस के माध्यम से पता लगा लेते हैं, क्या जो चीज हमने सीखी है वो सही सीखी है या गलत सीखी है। सॉल्व करो बेटा फटाफट से इस क्वेश्चन को, जल्दी से। if this is a standardized then what is opposite to 1। यदि यह एक मानक पासा है, यदि यह एक मानक पासा है तो एक के विपरीत क्या है? 4 है, एक के विपरीत 5 है, एक के विपरीत 6 है, एक के विपरीत है 4, 5 या 6। इफ दिस इज अ स्टैंडर्डाइज्ड एंड फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 1। तो भैया एक के विपरीत क्या होगा? अगर यह एक मानक पासा है तो एक के विपरीत 6 होगा। विदाउट पेन एंड पेपर आप आंसर दोगे, विदाउट पेन एंड पेपर। If this is a standardized and find the number which is opposite to 3। यदि यह एक मानक पासा है तो बताओ 3 के विपरीत क्या होगा? 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, या फिर 2, 4, 6 में से कोई एक होगा। यदि यह एक मानक पासा है तो डेफिनेटली 3 के विपरीत क्या होगा? डेफिनेटली 3 के विपरीत 4 होगा। व्हाट इज अपोजिट टू 6? भैया 6 के विपरीत क्या है? 6 के विपरीत 2 है, 6 के विपरीत 3 है, 6 के विपरीत 4 है, या फिर 6 के विपरीत 2, 3 या 4 में से कोई एक है। फाइंड द सरफेस विच इज अपोजिट टू 6। बताओ 6 के विपरीत क्या है? सर ये जो 3 नंबर हैं 2, 3, 4, ये हमेशा एक साथ दिखेंगे। इन तीनों नंबर के विपरीत बाकी के 3 नंबर हो सकते हैं। 2, 3, 4, ये तीनों नंबर हमेशा एक साथ दिखेंगे। इसके विपरीत बाकी के 3 नंबर हो सकते हैं। कौन कौन से? 1, 5 और 6। हमसे पूछा फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 6। तो भैया 6 के विपरीत 2, 3, 4 में से कुछ भी हो सकता है। 6 के विपरीत 2, 3, 4। फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 6। 6 के विपरीत क्या है? 6 के विपरीत क्या है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 3, 4 या 5। ऑप्शन डी 3, 4 या 5। जल्दी से बताओ फटाफट से। फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 6। सर 1 फिगर क्वेश्चन है, ये तीनों नंबर हमेशा एक साथ रहेंगे, 1, 2, 6, और इन तीनों नंबर के विपरीत बाकी के 3 नंबर हो सकते हैं 3, 4 या 5। फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 6। भैया 6 के विपरीत 3, 4, 5 में से कुछ भी हो सकता है। 6 के विपरीत 4, 5 में से कुछ भी हो सकता है। विदाउट पेन एंड पेपर कितनी जल्दी आंसर दे रहे हो? फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 6। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी है इधर 2, 3 और 4। फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 6। सर ये जो 2, 3, 4 हैं ये हमेशा एक साथ रहेंगे, और इनके विपरीत बाकी के 3 नंबर हो सकते हैं 1, 5 और 6। तो भैया 6 के विपरीत क्या होगा? 6 के विपरीत 2, 3, 4 में से कुछ भी हो सकता है। फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 6। फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 6। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी इधर 2, 3 और 5। ऑप्शन डी इधर 2, 3 और 5। फाइंड द नंबर अपोजिट टू 6। ये जो 2, 3, 5 है ये हमेशा एक साथ रहेंगे, और इनके विपरीत बाकी के 3 नंबर हो सकते हैं 1, 4 और 6। फाइंड द नंबर अपोजिट टू 6। भैया 6 के विपरीत 6 के विपरीत 2, 3, 5 में से कुछ भी हो सकता है। 6 के विपरीत 2, 3, 5 में से कुछ भी हो सकता है। फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 6। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी इधर 1, 2 और 3। तो भैया ये जो 3 नंबर है ये हमेशा एक साथ रहेंगे, और इन तीनों के विपरीत बाकी के 3 नंबर हो सकते हैं 4, 5, 6। तो 6 के विपरीत क्या होगा? 6 के विपरीत 1, 2, 3 में से। ये क्वेश्चन कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट है। ऑप्शन किस तरीके से एग्जाम में पूछे जाएंगे
ये मैं आपको कल ही डिस्कस कर चुका हूं। कल मैंने आपको ढेर सारी प्रैक्टिस कराई थी इन क्वेश्चंस की। फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 6, फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 6, ईदर 4 और 5, ईदर 1 और 2, ईदर 1 और 4, ईदर 2 और 5, फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 6। भैया ये जो तीन नंबर है ये हमेशा एक साथ रहेंगे, 4 5 6, और इन तीनों के विपरीत बाकी के तीन नंबर हो सकते हैं 1 2 3, बाकी के तीन नंबर हो सकते हैं 1 2 3। इसका मतलब ये है 6 के विपरीत बेटा 1 भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी। 6 के विपरीत कभी भी 5 नहीं हो सकता, 6 के विपरीत कभी भी 4 नहीं हो सकता, 6 के विपरीत कभी भी 4 5 नहीं हो सकता। 6 के विपरीत या तो 1 होगा या 2 होगा। हाँ जी, सारे के सारे जो क्वेश्चंस थे, ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस थे वो वन फिगर क्वेश्चंस थे जो तुमने विदाउट पेन एंड पेपर उड़ा दिए हवा में। अब आ जाओ बेटा टू फिगर क्वेश्चन। ये बताओ टू फिगर क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को मैं किस ट्रिक से सॉल्व करूंगा? नो कॉमन, वन कॉमन या टू कॉमन? इस क्वेश्चन को मैं किस ट्रिक से सॉल्व करूंगा? सर ये क्वेश्चन जो सॉल्व होगा वो वन कॉमन ट्रिक से सॉल्व होगा। ये क्वेश्चन वन कॉमन ट्रिक से सॉल्व होगा। जो कॉमन सरफेस है उसको ऊपर नीचे लिख लो, जो कॉमन सरफेस है उसको ऊपर नीचे लिख लो। कॉमन से क्लॉकवाइज 3 5 1, कॉमन से क्लॉकवाइज 3 5 1, और कॉमन से क्लॉकवाइज 3 2 4। कॉमन से क्लॉकवाइज हो गया 3 2 4, कॉमन से क्लॉकवाइज 3 5 1, कॉमन से क्लॉकवाइज हो गया 3 2 4। तो भैया एक के विपरीत 4 है, 4 के विपरीत 1 है, 2 के विपरीत 5 है, 5 के विपरीत 2 है, 3 के विपरीत क्या होगा? 3 के विपरीत क्या होगा? सर 3 के विपरीत जो नंबर हमें दिख नहीं रहा, 3 के विपरीत जो नंबर हमें दिख नहीं रहा, 3 के विपरीत 6 होगा, 6 के विपरीत 3 होगा। फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 1। तो भैया एक के विपरीत क्या हो गया? एक के विपरीत 4, 4 के विपरीत 1। तुम तो मुझसे जल्दी आंसर दे रहे हो भाई साहब, गजब, तेज हो रहे हो, तेज, बहुत बढ़िया। वो भी विदाउट पेन एंड पेपर, वो भी चुटकी बजाते ही, है ना, विदाउट पेन एंड पेपर। मुश्किल था 3 4 सेकेंड, अल्टीमेट मजा आ रहा है सर, जिंदगी में इतना मजा कभी नहीं आया पढ़ने में। चलिए फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 4। 4 के विपरीत कौन सी ट्रिक यूज करोगे? नो कॉमन, वन कॉमन, टू कॉमन। सर वन कॉमन ट्रिक यूज होगी, 4 4 को ऊपर नीचे लिख लो। वन कॉमन ट्रिक यूज होगी 4 से क्लॉकवाइज 4 3 5, 4 से क्लॉकवाइज 4 3 5, 4 से क्लॉकवाइज 4 6 2, 4 से क्लॉकवाइज 4 6 2। तो बेटा 2 5 3 6, 4 के विपरीत क्या होगा? 1, 1 के विपरीत 4, 4 के विपरीत 1, 1 के विपरीत 4। हाँ जी, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। लक्ष्मी, निराला, लकी, दीपांजलि, अमन, दुर्गेश, आयुष, मनीष, अमित, शिल्पा, गौरव, राहुल, नितेश, पुलिस, विराट, रूपक, अमन, ऋचा, लवकुश, दीपांशु, दिलखुश, सुरजीत, नितेश, अजय, पारुल, वंदना, युक्ति, तान्या, राम, आशु, सोनी, आंचल, साक्षी, सोनाक्षी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कौन से ट्रिक यूज करोगे? नो कॉमन, वन कॉमन, टू कॉमन, 2 3 6 6 1। सर यहाँ पर भी वन कॉमन ट्रिक यूज होगी, यहाँ पर भी वन कॉमन ट्रिक यूज होगी। 6 से क्लॉकवाइज 6 2 3, 6 से क्लॉकवाइज 6 2 3, 6 से क्लॉकवाइज 6 1 5, 6 से क्लॉकवाइज 6 1 5। तो भैया 3 और 5 एक दूसरे के विपरीत हैं, 2 और 1 एक दूसरे के विपरीत है। तो 6 के विपरीत क्या होगा? 4, 4 के विपरीत 6, 6 के विपरीत 4, 4 के विपरीत 6 होगा। आकृति एक के निचली सतह पर कौन सी संख्या है? आकृति एक के निचली सतह पर कौन सी संख्या है? तो बेटा आकृति एक में ऊपरी सतह पे 3 है, आकृति एक में ऊपरी सतह पे 3 है। तो जो 3 के विपरीत है, जो 3 के विपरीत है वही तो आकृति एक में सबसे नीचे है। 3 के विपरीत क्या है? 5। तो आकृति एक में सबसे नीचे क्या है? 5। सबसे नीचे 5 है, सबसे ऊपर 3 है, सबसे नीचे 5 है, सबसे ऊपर 3 है। बहुत बढ़िया। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट? चलिए बेटा ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपने नहीं देखा, ऐसा क्वेश्चन आपने अभी तक नहीं सॉल्व किया। पहली बार आप ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, पहली बार आप एक ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करोगे। जल्दी से, फटाफट से।
देखो यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक है, पहले तो बताओ आप इस क्वेश्चन को किस ट्रिक से सॉल्व करोगे। सर इस क्वेश्चन को हम वन कॉमन ट्रिक से सॉल्व करेंगे। वन कॉमन ट्रिक से सॉल्व करेंगे, जो कॉमन है उसको ऊपर नीचे लिखा, कॉमन से क्लॉकवाइज 6 to 3, कॉमन से क्लॉकवाइज 6 to 3, कॉमन से क्लॉकवाइज 614, कॉमन से क्लॉकवाइज 614। तो 3 के अपोजिट 4, 4 के अपोजिट 3, 2 के अपोजिट 1, 1 के अपोजिट 2 और 6 के अपोजिट 5, 5 के अपोजिट 6। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये डाइस मेरे सामने है और इस डाइस में बेटा 3 के अपोजिट क्या है। सर इस डाइस में 3 के अपोजिट 4 है, 4 के अपोजिट 3 है ना। 3 और 4 एक दूसरे के विपरीत है ना। क्या ऐसा कभी हो सकता है कि 3 और 4 दोनों सतह आपको एक साथ दिखने लग जाएं? सर अगर आपको 3 दिखाई देगा तो 4 बेटा पीछे जाके छिप जाएगा, है ना। सर अगर आपको 3 दिखाई देगा तो 4 नीचे जाके छिप जाएगा। सर अगर आपको गलती से 4 दिख गया तो फिर 3 इसके पीछे जाके छिप जाएगा। तो डाइस में कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि दो विपरीत सतह आपको एक साथ दिखने लग जाए। टू अपोजिट नंबर्स कैन नेवर बी सीन टुगेदर। ये नोट लिख लो बेटा, नोट, ये ऑप्शंस एलिमिनेशन नोट है। दो विपरीत सतह कभी एक साथ नहीं दिख सकती। टू अपोजिट नंबर्स कैन नेवर बी सीन टुगेदर। हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो, हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत सतह एक साथ दिखाई दे रही हैं। हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत सतह एक साथ दिखाई दे रही हैं। सर ऑप्शन ए में क्या दिक्कत है? अरे भैया 5 और 6 दोनों एक दूसरे की विपरीत सतह है, 5 और 6 दोनों एक साथ कैसे दिख सकती हैं? यानी कि ये फिगर इसकी थर्ड पोजीशन हो ही नहीं सकती। ये जो डाइस है क्वेश्चन में, वो डाइस ये कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इस डाइस में 5 और 6 एक दूसरे के विपरीत नहीं है। सर 3 और 4 दोनों एक दूसरे की विपरीत सतह है, तो 3 और 4 कभी भी एक साथ नहीं आ सकती। दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं आ सकते। 1 और 2 एक दूसरे की विपरीत सतह है, 1 और 2 कभी भी एक साथ नहीं दिख सकते। इसका मतलब यही ऑप्शन डी है जो हमारे डाइस को रिप्रेजेंट कर सकता है। इस डाइस की दो फिगर ये है, तीसरी फिगर ये बन सकती है। तो आप हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत सतह एक साथ दिखाई दे रही हैं। सिंस टू अपोजिट सरफेसेस कैन नेवर बी सीन टुगेदर। दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं अच्छी। चलिए साहब, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। बनाओ इस क्वेश्चन को जल्दी से और विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व करो। विदाउट पेन एंड पेपर चुटकी बजाते ही क्वेश्चन बना दो। बेटा कौन सी ट्रिक लगाओगे, नो कॉमन या वन कॉमन? सर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वन कॉमन ट्रिक लगेगी। वन कॉमन ट्रिक का मतलब है ई को ऊपर नीचे लिखो, ई से क्लॉकवाइज ई एफ ए, ई से क्लॉकवाइज ई एफ ए, है ना। सर ई से क्लॉकवाइज ई डी बी, ई से क्लॉकवाइज ई डी बी। अब हमें पता है सर जो लेटर एक दूसरे के ऊपर नीचे है, डेफिनेटली ये एक दूसरे के अपोजिट लेटर है। ए और बी एक दूसरे के अपोजिट लेटर है, एफ और डी एक दूसरे के अपोजिट लेटर है। तो ई के अपोजिट क्या होगा? सी, सी के अपोजिट ई। आप हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत सतह एक साथ दिखाई दे रही है। समझ रहे हो? हर उस ऑप्शन को। सर सी एंड ई बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, दे कैन नेवर बी सीन टुगेदर। डी ई एफ में कोई दिक्कत है? डी ई एफ, सर डी और एफ एक दूसरे की विपरीत सतह है, ये कभी एक साथ नहीं दिख सकती। ए बी ई, सर ए और बी एक दूसरे की विपरीत सतह है, ये कभी एक साथ नहीं दिख सकते। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आप हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत सतह एक साथ दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है फाइंड द लेटर विच इज अपोजिट टू डी। डी के विपरीत सतह ज्ञात कीजिए। 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 फाइंड द लेटर विच इज अपोजिट टू डी। फाइंड द लेटर विच इज अपोजिट टू डी। डी के विपरीत सतह ज्ञात कीजिए। डी के विपरीत सतह ज्ञात कीजिए। चलिए बनाइए।
तो बताओ कौन सी ट्रिक यूज करोगे, नो कॉमन, वन कॉमन, टू कॉमन। सर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए टू कॉमन ट्रिक का इस्तेमाल किया जाएगा। टू कॉमन ट्रिक का इस्तेमाल किया जाएगा तो भैया ये जो लेटर बी है इसके विपरीत ई होगा, बी के विपरीत ई होगा, ई के विपरीत बी होगा, बी के विपरीत ई होगा, ई के विपरीत बी होगा, और ये जो लेटर ए और एफ है इनके विपरीत क्या होगा, इनके विपरीत होगा सी और डी। ए और एफ के विपरीत सी और डी, सी और डी के विपरीत ए और एफ। हमसे क्या पूछा, फाइंड द लेटर विच इज अपोजिट टू डी। तो भैया डी के विपरीत या तो ए है या एफ है। डी के विपरीत बी और ई नहीं है क्योंकि बी और ई तो खुद ए के विपरीत है। सर डी के विपरीत सी नहीं है क्योंकि सी तो डी के साथ है, सी तो डी के साथ है, तो डी के विपरीत ए या एफ में से कोई एक होगा। इसीलिए अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन, ऑप्शन थर्ड ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन, चलिए साहब, व्हाट इज द नंबर अपोजिट टू टू, दो के विपरीत संख्या ज्ञात कीजिए। इफ ऑप्शंस आर, यदि विकल्प इस तरीके से दिए हैं, जल्दी से बेटा फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू टू। पहले तो बताओ आप कौन सी ट्रिक का इस्तेमाल करोगे, नो कॉमन, वन कॉमन या टू कॉमन। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सर हम जो इस्तेमाल करेंगे वो टू कॉमन ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। 2 5 2 5 2 5 2 5 को हटा देंगे तो 1 के विपरीत 3 है, 3 के विपरीत 1 है, और 2 और 5 के विपरीत वो संख्याएं होंगी जो कि दिख नहीं रही है, 4 और 6, 4 और 6 के विपरीत होगा 2 और 5। तो वन कॉमन ट्रिक में तो सारे आंसर डेफिनेट आते हैं लेकिन टू कॉमन ट्रिक में नहीं आते हैं। हमसे पूछा है 2 के विपरीत क्या है। सर 2 के विपरीत 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। 2 के विपरीत कभी भी 1 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 5 नहीं होगा। देखो 2 के विपरीत 1 और 3 तो होगा नहीं, 2 के विपरीत 5 भी नहीं होगा। 4 6 में से 4 होने की संभावना है। ऑप्शन फोर्थ इज द राइट आंसर। यहाँ पर ईदर 4 और 6 ऑप्शन दिया ही है, यहाँ पर ईदर 4 और 6 ऑप्शन दिया ही है। यहाँ पर हम डिसाइड नहीं कर सकते तो कैन नॉट बी डिटरमाइन। यहाँ पर हम तो अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन, अकॉर्डिंग इन चारों में बेटा ये वाला ऑप्शन बेस्ट है, इन चारों में ये वाला ऑप्शन बेस्ट है, और इन चारों में ये वाला ऑप्शन बेस्ट है। समझ रहे हो, अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन हमें बेस्ट ऑप्शन चूज करना है, हमें बेस्ट ऑप्शन चूज करना है, हमें बेस्ट ऑप्शन चूज करना है। हमने एक नोट लिखा था बेटा, हमने एक नोट लिखा था, ऑप्शन एलिमिनेशन नोट है। टू अपोजिट नंबर्स, टू अपोजिट नंबर्स और सरफेसेस, टू अपोजिट नंबर्स या सरफेसेस, टू अपोजिट सरफेसेस can never be seen together, can never be seen together, and also can never be बेटा इस नोट को पूरा लिख लो, and also can never be hidden together, and also can never be hidden together। दो विपरीत सतह, हिंदी में लिखो बेटा, दो विपरीत सतह ना तो कभी एक साथ, है ना, दो विपरीत सतह ना तो कभी एक साथ। बेटा यहाँ पर बी नहीं होगा, यहाँ पर 4 और 6 में से कोई एक होगा, ऑप्शन सी। यहाँ पे कैन नॉट बी डिटरमाइन नहीं होगा। बेटा नोट को कंप्लीट लिखो, जैसे बेटा ये दो विपरीत सतह है, 3 के पीछे क्या है 4, 4 के पीछे क्या है 3। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि 3 और 4 दोनों एक साथ छिप जाएं? सर जिंदगी में कभी नहीं हो सकता। अगर आपको 3 दिखाई देगा तो 4 नहीं दिखेगा, और अगर आपको 4 दिखाई देगा तो 3 नहीं दिखेगा। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि 3 और 4 दोनों एक साथ छिप जाएं। 3 और 4 में से दोनों हमेशा एक साथ दिखेंगे ही दिखेंगे। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये ऑप्शन डिपेंडेंट है। आप वो ऑप्शन चूज कर लो जिस ऑप्शन में देखो, पहले तो आप इसको टू कॉमन ट्रिक से सॉल्व करो। टू कॉमन ट्रिक क्या है, 2 4 2 4 हटा दो, 3 के विपरीत 6, 6 के विपरीत 3 है, 3 के विपरीत 6, 6 के विपरीत 3 है। तो आप उस विकल्प को चयन करो जिसमें 3 और 6 में से कोई एक संख्या आपको दिखाई दे रही हो, क्योंकि 3 और 6 ना तो कभी एक साथ दिख सकते हैं, 3 और 6 दो विपरीत सतह है, ना तो कभी एक साथ दिख सकती हैं और ना ही कभी एक साथ छिप सकती हैं। ये बताओ 3 और 6 दोनों कहाँ गए? दोनों छिप गए। दोनों छिप गए तो वो दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, और दो विपरीत सतह तो एक दूसरे को टच कर नहीं सकती। तो दो विपरीत सतह ना तो कभी एक साथ दिख सकती है, ना कभी एक साथ छिप सकती हैं। बेटा 3 और 6 कभी भी एक साथ छिप नहीं सकती। यानी कि टू कॉमन ट्रिक में जब ये वाला क्वेश्चन आएगा तो हमारा वो ऑप्शन करेक्ट होगा जिसमें 3 और 6 में से कोई भी एक संख्या दिख रही होगी। वन कॉमन ट्रिक में तो क्या होता है, वन कॉमन ट्रिक में तो
वन कॉमन ट्रिक में तो 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं बड़े प्यार से। आप हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें 2 विपरीत सतह एक साथ दिखाई दे रही हैं। लेकिन जब यही क्वेश्चन 2 कॉमन ट्रिक में आता है, यही क्वेश्चन जब 2 कॉमन ट्रिक में आता है, तो हम वो ऑप्शन छाड़ते हैं जिस ऑप्शन में 3 और 6 में से कोई भी एक संख्या दिखाई दे रही हो। इस क्वेश्चन के ना मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं। बेटा हिंदी में नोट को ऐसे लिखेंगे, 2 विपरीत सतह ना तो कभी एक साथ दिख सकती हैं और ना ही कभी एक साथ छिप सकती हैं। 2 विपरीत सतह ना तो कभी एक साथ दिख सकती हैं और ना ही कभी एक साथ छिप सकती हैं। 2 विपरीत सतह ना तो कभी एक साथ दिख सकती हैं और ना ही कभी एक साथ छिप सकती हैं। 2 विपरीत सतह। अगर तुम इस क्वेश्चन को बेटा 5 सेकंड में सॉल्व ना कर दो तो आपकी जो फीस है वो मल्टीप्लाई 100 टाइम्स करके मैं आपको रिटर्न कर दूंगा आपकी फीस। अगर आप इस क्वेश्चन को 5 सेकंड में सॉल्व नहीं कर पाए तो, वो भी विदाउट पेन एंड पेपर, वो भी विदाउट पेन एंड पेपर। बेटा एसी 2 कॉमन ट्रिक है, 2 कॉमन ट्रिक है। तो हमें पता चल गया बी के विपरीत क्या है। सर बी के विपरीत एफ है और एफ के विपरीत बी है। हमें पता चल गया बी और एफ डेफिनेटली एक दूसरे के अपोजिट लेटर्स हैं। अब आप हर उस ऑप्शन का चयन करो, अब आप हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें बी और एफ या तो एक साथ दिखाई दे रहे हैं या एक साथ छिप गए हैं। यानी कि वो ऑप्शन करेक्ट होगा जिस ऑप्शन में बी और एफ में से कोई भी एक लेटर दिखाई दे रहा हो। बी और एफ एक साथ दिख नहीं सकते, बी और एफ एक साथ छिप नहीं सकते, बी और एफ एक साथ छिप नहीं सकते, बी और एफ में से कोई भी एक लेटर दिखना जरूरी है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 5 सेकंड में सॉल्व किया कि नहीं किया विदाउट पेन एंड पेपर है? कुछ बच्चे जानबूझ के गलत आंसर दे रहे हैं ताकि वो सोच रहे हैं कि सर से 100 गुना पैसे ले सके हम। लेकिन बेटा मैंने तुम्हारे दिल की आवाज सुन ली थी। तुम्हारे जहन से जो आवाज निकली ना वो मेरे तक पहुंच चुकी थी। तुम्हारे जहन की जो आवाज थी वो मेरे पास तक पहुंच चुकी थी, वो मेरे पास तक पहुंच चुकी थी। तुम्हारे जहन से निकली हुई आवाज। फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 3। बेटा कौन सी ट्रिक यूज करोगे? 1 2 3 4 5 6 नो कॉमन ट्रिक, यानी कि 1 2 3 के विपरीत बाकी के 3 नंबर हो सकते हैं 4 5 6। 4 5 6 के विपरीत 1 2 3। फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 3, ईदर 4 5 और 6, ईदर 4 5 और 6, है ना। फाइंड द नंबर अपोजिट टू, फाइंड द नंबर अपोजिट टू 2। 2 के विपरीत क्या होगा? 2 के विपरीत क्या होगा? 1 और 3 होगा, 1 और 6 होगा, 1 और 4 होगा या 1 और 2 होगा। 2 के विपरीत क्या होगा? जल्दी से बताओ 2 के विपरीत क्या होगा? सर नो कॉमन ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। 2 4 6, 2 4 6 हमेशा एक साथ रहेंगे। इनके विपरीत बाकी के 3 नंबर हो गए 1 3 5। तो भैया 2 के विपरीत क्या होगा? 2 के विपरीत 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। 2 के विपरीत 1 3 5 में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन 2 के विपरीत 2 4 6 नहीं हो सकता। 2 के विपरीत 2 4 6 नहीं हो सकता। 1 3 5 में से कुछ भी हो सकता है। 2 के विपरीत 1 3 होगा। फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 6। भैया 6 के विपरीत क्या होगा? फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 6। 6 के विपरीत क्या होगा? इधर 3 4 और 5, इधर 3 1 और 2, इधर 5 1 और 2, इधर 3 4 एंड 1, है ना। ये बताओ 6 के विपरीत क्या होगा? 6 के विपरीत सर नो कॉमन ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। ये तीनों नंबर हमेशा एक साथ रहेंगे, 1 2 6। इनके विपरीत बाकी के 3 नंबर होंगे 3 4 5। तो भैया 6 के विपरीत 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है। 6 के विपरीत। तो हम लोगों ने कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए? 20 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन पहले मैंने आपको कॉन्सेप्चुअल कराए थे, फिर 20 क्वेश्चन की मैंने आपको प्रैक्टिस करा दी। मजा आ गया अल्टीमेट। विदाउट पेन एंड पेपर रीजनिंग विद पीयूष वार्ड्स ने। चलिए तो अब आपसे कल मुलाकात करते हैं। लव यू गाइस, लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर, शुक्रिया, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल। बेटा आप 15 में सेकंड ऑप्शन में कैन नॉट बी डिटरमाइन होगा। बेटा कैन नॉट बी डिटरमाइन नहीं कर सकते ना, क्योंकि दोनों पॉसिबिलिटी के जब ऑप्शंस दिए हैं तो वहां पर हम कैन नॉट बी डिटरमाइन ऑप्शन को चूज नहीं कर सकते। जब सारी पॉसिबिलिटी दे दी जाती हैं तो फिर कैन नॉट बी डिटरमाइन ऑप्शन चूज नहीं होगा। अगर सारी पॉसिबिलिटीज नहीं होती तब हम कैन नॉट बी डिटरमाइन ऑप्शन चूज करते। क्वेश्चन नंबर 13 में 5 का ऑप्शन 3 क्यों नहीं होगा? क्वेश्चन नंबर 13 में 5 का ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 13
13 में कहाँ है बेटा? कौन सा कह रहे हो तुम? क्लास का क्वेश्चन नंबर 13 कह रहे हो क्या? क्लास का क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है? कौन सा पूछ रहे हो यार? चलो गुड बाय, लव यू ऑल, लव यू लव यू लव यू लव यू लव